बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों का ही प्रश्न है कि 25 दिन से आप लोग पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। सरकार आप सभी की बातों को नहीं सुन रही है। आप सभी के बारे में सरकार के तरफ से या पदाधिकारी के तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। आप लोग कब तक इस प्रकार से पटना के गर्दनी बाग में डटे रहेंगे? देखिए, जब शुरुआत में ही जब हम लोग आंदोलन शुरू किए थे 4 नवंबर से, तो एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को लेकर के गए थे कि आंदोलन लंबा खींचेगा। मुझे पता है कि सरकार और खास करके जो अभी सरकार के मुखिया हैं, वे आंदोलन को कभी लाइक नहीं करते हैं और आंदोलन पर बहुत जल्दी वो गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, इस बार खाली हाथ नहीं लौटना है, क्योंकि खोने के लिए अब कुछ रहा नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर्स हैं, सरकार तक मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि जब तक हम लोग विज्ञप्ति नहीं लेंगे, या आप प्री शेड्यूल दे दें या विज्ञप्ति जारी करें, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में डटे रहेंगे। भले हमारी स्थिति कैसे भी हो जाए, उससे हमें फर्क नहीं है। बेरोजगारी से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं है और कोई अभिशाप नहीं है। इस अभिशाप को जब तक हम लोग नहीं मिटाएंगे, तब तक हम अपनी रणभूमि गर्दनी बाग धरना स्थल को ही मानेंगे और वही डटे रहेंगे। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि हम जैसे 25 दिन बैठे हैं, अगले 10 दिन भी हम उसी मजबूती के साथ और उसी ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। तो यदि सरकार सोच रही हो या सरकार के नुमाइंदे सोच रहे हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी सोच रहे हो कि उनको यदि इग्नोर किया गया तो वापस अपने घर की ओर चले जाएंगे, तो शिक्षक साथी हैं, मजबूत इरादों के धनी हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं और शुरू से संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी संघर्ष से पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। जी, आपने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि कितने भी परेशानी आप लोगों को क्यों नहीं आएगी, आप लोग पटना के गर्दनी बाग से हिलने वाले नहीं हैं जब तक आप सभी को विज्ञप्ति नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विज्ञप्ति के लिए लगातार आप लोग 3 साल से देखा जाए तो संघर्ष कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छठा चरण की बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो और 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया आए। तो सरकार की तरफ से या पदाधिकारी की तरफ से आप सभी को कोई ठोस जो है वो देखा जाए तो बयान नहीं दिया जा रहा है या आप सभी को भरोसा नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अभी तक धैर्य रखा है और आगे भी इस प्रकार से धैर्य रखने की जो है वो ताकत रखते हैं। आप सभी को मैं ऑल टीटी तैयारी चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामना देता हूं कि आप लोग इसी प्रकार सरकार से लड़ते रहिए और जल्द से जल्द आप सभी को विज्ञप्ति मिले। मैं अनामिका जी के पास में जाना चाहूंगा और उनसे मेरा प्रश्न रहेगा कि महिला शिक्षिका अभ्यर्थी होने के नाते आप लोग लगातार 25 दिन से पटना के गर्दनी बाग में संघर्ष कर रहे हैं। आपको वहां पे कई प्रकार की परेशानियां आ रही होगी जहां तक मुझे लगता है, लेकिन उसके बावजूद आप सभी परेशानियों को एक तरफ रख के और वहां पर डटे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से या शिक्षा मंत्री जी से या जितने भी पदाधिकारी सचिवालय में बैठे हुए हैं उनसे या शिक्षक अभ्यर्थियों से? सर, सबसे पहले तो मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहती हूँ कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हम लोग 3 साल भी नहीं कर सकते हैं, चौथे साल में एंट्री मारने वाले हैं। मतलब 4 साल से सोचिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं और सरकार जो है ये छठे चरण का और नियमावली का बहाना बना करके इसको डिले पे डिले करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से, खास करके जो 7th फेज का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि 4 नवंबर से हमारे रन का आगाज हो चुका है। हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी। तो हमें इनके आश्वासन से उठ के नहीं जाना है। मुझे भी पता है कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक जिंदगी है तो जिंदगी में प्रॉब्लम तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है।
लेकिन आप उन चीजों को दरकिनार करके, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि आज हमें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यदि 10 दिन तक हम इन चीजों को थोड़ा बैक करके और यहाँ डटे रह गए तो आगे की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। और सरकार के लिए तो सर क्या मतलब बोले, सरकार, शिक्षा विभाग, इन सब पे मुझे दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याध सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो शिक्षा विभाग के ये खास करके अपर मुख्य सचिव दीपक सर के लिए ये लाइन ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उन्होंने ही 26 जुलाई का एक हमें रिटन आश्वासन दिया था। अभी मैं खुद उनसे गई हूँ, आई थिंक 10 दिन पहले मिलने के लिए, तो अब वो ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि बाबू हमें माफ कर दीजिए, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमसे ऊपर गवर्नमेंट है। मतलब आपने ये कौन सा काम किया था सर? आपके आश्वासन पे हम लोग मई के प्रोटेस्ट को खत्म किए थे, ये सोच करके कि ये किसी राजनेता का ट्वीट या लेटर नहीं था, ये एक आईएएस अधिकारी का था। अब आप हमसे क्षमा मांगते हैं, तो आपने तो सच में दुर्योधन वाला ही काम किया ना। आपने हाथ जोड़ करके बोला कि बाबू अब आपके लाइफ में खुशियां आने वाली है, हम लोगों ने प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया। लेकिन आपको भी मैं एक चुनौती भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम अभ्यर्थियों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें लगा कि आपने जब हमें आश्वासन दिया है तो इस बार हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपके लिए मैं 7th फेज के अभ्यर्थियों के तरफ से कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जब राम भगवान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब वो जा रहे थे तो बहुत ही धैर्य के साथ 3 दिन तक सागर से रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए, याचना किए कि आप हमें रास्ता दे दीजिए। और यहाँ तो हम अभ्यर्थी 3 साल से मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशन रामायण काल से ही मतलब मिलता जुलता भी है। तो उस समय भी कुछ पंक्तियां थी कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम की सर से। तो अब सोच लीजिए कि 3 दिन में तो भगवान श्री राम का पेशेंस जवाब देंगे। आप हम अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की कहते हैं, तो कभी सोचे हैं कि अगर हम लोगों के सर से जिस दिन धैर्य का जो सीमा है वो क्रॉस कर जाएगा उस दिन क्या होगा? तो अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके जो करप्ट सिस्टम है, सिस्टम ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी आती है पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि वो दुख दर्द सब कुछ भूल करके और उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है। सर अगस्त से ये 4-5 मंथ हो चुका है, टाइम आपने सफिशिएंट ले लिया है, और अभी भी कल जो उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोग जब अपोजिशन का जब सपोर्ट लिए थे तो उसी समय डिसाइड हुआ था कि 29 को कैबिनेट बैठक है। खास करके आप हम अभ्यर्थियों के साथ साथ गार्जियन की फीलिंग के साथ मजाक मत कीजिए, नहीं तो हम अभ्यर्थी इस बार तो प्रण लेके आए ही हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इस बार हम हमारे से जितना संभव हो सकेगा हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं है कि हम लड़ना छोड़ दें और हम ब्लेम करें कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद चाहते हैं। अगर आप खुद चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि इतिहास रचने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है, हौसलों की आवश्यकता होती है। और वो हौसले हम 7th फेज के अभ्यर्थी में, खास करके जो गर्दनी बाग में उनमें कूट कूट कर भरे हुए। जी सर। यहाँ आपने कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति के माध्यम से सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको आपने कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया है, और जो ये वीडियो देख रहे होंगे हमारे साथी जो 7वां चरण विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं उनको भी आपने बहुत कुछ बता दिया है। मैं उन अभ्यर्थियों से पूछना चाहता हूं कि क्या 200-500 जो शिक्षक अभ्यर्थी पटना में डटे हुए हैं सिर्फ उनको ही विज्ञप्ति चाहिए? यहाँ पर 70,000 संख्या की बात की जा रही है, 60,000 संख्या की बात की जा रही है, क्या आपको नहीं चाहिए विज्ञप्ति? बिल्कुल सही कहा है, सरकार तो अपनी काम कर रही है, लेकिन आप लोग यदि
अपनी काम में सबसे आगे होते तो आज ये दिन नहीं रहता। सरकार भी कुछ ना कुछ जानती है, इसलिए हम सभी को दरकिनार कर रही है। चलिए कोई नहीं, हम सभी को सफलता जरूर मिलेगा। मैं दीपांकर जी के पास में जाना चाहूंगा और कुछ दिन पहले जैसे न्यूज 18 के माध्यम से या कुछ जो पदाधिकारी हैं या कुछ प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से नियमावली को लेकर के बातें उठी है कि नियमावली लगभग तैयार है, जो संशोधन करना था वो संशोधन हो चुकी है और अगली कैबिनेट में नियमावली पर मुहर लग जाएगी। तो अगली कैबिनेट जो है कल के लिए प्रस्तावित है। तो आपको क्या लगता है कि कल कुछ हम सभी को खुशखबरी मिल सकती है? क्योंकि नियमावली जब तक नहीं आएगी तब तक विज्ञप्ति के लिए हम सभी सोच नहीं सकते। नहीं, देखिए थोड़ी सी इस बात पर मैं डिफर करता हूँ। जहाँ सर, यदि इच्छा शक्ति सरकार की हुई तो ये 1 घंटे का काम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यदि बातें आ गई, उप मुख्यमंत्री जी को यदि विज्ञप्ति देना मन में आ गया तो वो तुरंत ही 1 घंटे के अंदर सारी फाइल मंगा करके मंत्रिमंडल से अप्रूवल तुरंत ही दे सकते हैं, विज्ञप्ति दे सकते हैं। उसके बाद नियमावली जो है वो बाद में भी दिया जा सकता है। नियमावली कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू है कि गवर्नमेंट कितना सिंसियर है युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति। बात हुई थी कि पहले कलम से 10 लाख रोजगार नौकरियां देंगे। हम लोगों ने सवाल उठाया था कि कलम भुला गया क्या तेजस्वी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। तो ये जो बातें उलझा करके रखी जाती है, जो लोग इस बात को प्रचारित करते हैं कि पहला स्टेप नियमावली है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जिस दिन चाह गई नियमावली और विज्ञप्ति एक ही दिन घंटे भर में लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नियमावली कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है और ये जिसपे बहुत विषय चर्चा करने का विषय है। इसमें प्रशासनिक रूप से कितनी तैयारी है ये सिर्फ कैबिनेट में देखता है लोग। और सरकार ने 2-3 नियमावली को मांगा था शिक्षा विभाग से। उसमें एक नियमावली जो पुरानी चल रही थी उसमें संशोधित कर करके ऑनलाइन और सेंट्रलाइज वाली बात करके वो नियमावली है। दूसरी नियमावली 60-40 रेशियो का है, वो है। तो इन 2 नियमावली ने विभाग ने अभी तक ये नहीं फाइनलाइज किया है कि आखिर कैबिनेट में हम किसको दें। मैंने बार शुरुआत में भी शो में मैंने कहा था कि अभी भी फाइल जो है वो अपर मुख्य सचिव सर के चैम्बर में अटकी हुई है। पता नहीं क्यों अभी तक शिक्षा मंत्री जी तक वो फाइल नहीं पहुंची है और जब वहां तक नहीं जाएगा तो उसकी स्वीकृति कल मुझे नहीं लगता है कि उसको मिलने वाली है। लेकिन खैर ये तो बात की बातें हैं और एक बहुत छोटा सा इशू है। हमारा जो बड़ा एस्पेक्ट है वो है विज्ञप्ति, और ये इस विज्ञप्ति को जारी करने के लिए हम लोग लगातार सरकार पर अपने दबाव मीडिया के माध्यम से हो, विपक्ष के माध्यम से हो, दबाव लगातार बना रहे हैं। स्थिति ये अब हो गई है कि कोई जदयू का प्रवक्ता, राजद का कोई प्रवक्ता अब हमारे साथ डिबेट में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द बचे नहीं है। सहानुभूति और धैर्य, ये 2 शब्द के अलावे तीसरा वो क्या बोलेंगे वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जेन्युइन मांगे हैं, बहुत बहुप्रतीक्षित मांगे हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं, बेरोजगारी की लत में कईयों की शादियां नहीं हो रही हैं, कईयों का उम्र निकलता जा रहा है। तो सब लोग परेशान हैं, लेकिन सबकी एक, क्योंकि पार्टी लाइन में होते हैं तो सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना होता है। चीजें सब लोग समझते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हम अभी भी होपफुल हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे विनती है, उप मुख्यमंत्री जी आप युवाओं के हितैषी कहे जाते हैं, तो इस कहे जाने वाले शब्द को करके दिखा दीजिए। और इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि आप एक बार दिसंबर के महीने में अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर करके और नए साल के शुरुआत में गांधी मैदान में 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। देखिए पूरे देश में आप मिसाल बन जाएंगे। और आप कहते हैं कि हमारा अनुकरण जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, तो इस अनुकरण को पूरा देश करेगा। आप करके तो एक बार दिखाइए। जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे कही है कि 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को जब गांधी मैदान में बुलाया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो स्वाभाविक है ये न्यूज पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
मैं अनामिका जी के पास में जाना चाहूंगा। जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि मैं 10 दिन पहले सचिवालय गई थी और दीपक सर ने उनसे हाथ जोड़ा, तो क्या आपने जिस नियमावली को लेकर के हम सभी अभी भी संशय में है, जैसे दीपांकर जी ने कहा है, आपको नियमावली को लेकर के भी कुछ वहां पे वार्ता हुई सचिवालय में? जी सर, वार्ता हुई थी। दीपक सर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन रवि सर काफी कंफर्टेबल होकर के और जो भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उनका उन्होंने जवाब दिया। चूंकि मैं गर्ल थी और सबसे फर्स्ट में मतलब मैं ही उनके पास गई थी, मैंने उनसे पूछा तो वो देखते के साथ ही वो पहचान गए कि अच्छा 7th फेज। हम बोले जी सर, तो आप लोग का तो चल ही रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कब तक चलेगा, मतलब प्रोसेस ये कोई हम लोग विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है पढ़े थे, ये क्या मतलब आप लोग लगा रखे, कुछ तो बताइए। तो उनका कहना था कि देखिए मैंने इसको बना करके दिया है और जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है ये 60-40 पे एग्री नहीं है। ये रवि सर का कहना था, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई है। उनका कहना था कि 60-40 पे वो एग्री नहीं है, लेकिन ये खुल के नहीं बोले कि वो किस नियमावली पे एग्री करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि सर आप कुछ तो बताइए, इसके चक्कर में हम लोग 3 साल से रोड पे हैं और प्रोटेस्ट कर करके तबीयत अलग खराब हो रहा है, घर वाले अलग हम लोग को प्रेशर देते हैं कि क्या मतलब तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, आ जाओ, इस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि बाबू मेरे स्तर से जो करना था मैंने कर दिया है, मैंने नियमावली बना करके कैबिनेट के लिए भेज दी, मतलब यहाँ से मैंने भेज दिया है, अगर मेरी कोई गलती है तो आप बताइए। ये रवि सर का कहना था। तो हमने उनसे बोला कि सर आप जैसे पढ़े लिखे लोग यदि हमारी सिस्टम के सामने इस कदर विवश है तो सोचिए कि हम लोग कहाँ अपनी बातों को रखें। और यहाँ तक कि उन्होंने आगे, मैंने उनसे पूछा अगर नियमावली बन जाती है उसके बाद आगे क्या होगा, तो वो कह रहे हैं कि आगे ऑनलाइन और जो भी प्रोसेस है वो हमारे स्तर से सारा कुछ हो चुका है। मतलब रवि सर के कहने के मुताबिक कि अगर हमें ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिलता हम आपका एक सिंगल डे नहीं लेंगे और हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ये रवि सर का कहना था। अब जो भी अभ्यर्थी, अब अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए ना, आप देखिए, क्योंकि ये मुझे भी विश्वास है कि रवि सर झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है पार्टी वालों को। अब हम अभ्यर्थियों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि ये जो 2024 और 25 तक इनको खींचने का कोशिश कर रहे हैं, हम अभ्यर्थी कैसे उनसे बहुत जल्दी निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने जिंदा होने का परिचय दीजिए ना, क्योंकि जब तक जिंदगी है तकलीफें तो आएंगी ही। अरे मरे हुए के लिए तो कोई भी इंसान रास्ता छोड़ देता है, तो आप अपने जिंदा होने का परिचय दीजिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और जिंदगी में अगर संघर्ष नहीं है तो फिर जीने का कोई मजा भी तो नहीं है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कैसे आप लोग अपने अंदर की जो मतलब जो वो गुस्सा है ना 3-3.5 साल का, उसको पटना के गर्दनी बाग में दिखाइए। उसके बाद देखिए कि विज्ञप्ति हमें जरूर हमारे हाथ में मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जैसा कि अभी दीपांकर सर भी कल आए थे और उन्होंने भी जहां से बात किया, जो कि उनको ज्यादा इन सब का नॉलेज है, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि जो विज्ञप्ति है और विज्ञप्ति और इसके बीच में बस और बस जो रोड़ा बना हुआ है सचिवालय स्तर से, आई थिंक सारा काम हो चुका है। बस ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिलने की जल्दी है और उन्हें संख्या दिखाना है, क्योंकि उनके नजर में हम लोग महज एक वोट बैंक है उनके नजर में। और हम एक एक अभ्यर्थी अपने परिवार की उम्मीद है, क्योंकि एक पर्सन के सेटल होने से उसका पूरा का पूरा फैमिली खुश होते हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली डिपेंड करती है। तो आप लोग अपने संख्या बल का परिचय दीजिए। मैं इस पंक्ति को पहले भी दोहराई थी और दोहराना चाहती हूँ एक बार और, कि संख्या बल देख हमारी दुश्मन की जड़ें हिल जाएगी। और ये दुश्मन कौन है ये आपको भी पता है। शक्ति दुश्मन की कितनी भी हो हमें डिगा नहीं पाएगी। एक दूसरे का सहयोगी बनकर सहारा बनेंगे हम, लक्ष्य हमारा जरूर पूरा होगा, फिर संग उत्सव करेंगे हम, और इसी गर्दनी बाग की धरती से। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मत घबराओ, साथ में आओ, मिलकर लड़ेंगे हम, मत चलो अकेले, भरी भीड़ में समूह में रहेंगे। जी सर। जी बहुत अच्छा। जैसे कि आप सचिवालय अपडेट यहाँ पे बताई हैं
इससे तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है उन्होंने हाथ उठा लिया है और जो उनको काम करना था उन्होंने कर दिया है। दीपांकर जी, जिस प्रकार से यहाँ पर अनामिका जी कह रही थी कि शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उन्होंने हाथ उठा लिया है, आपको क्या लगता है कि जिस नियमावली 2022 के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या ये नियमावली 2023 तो नहीं कहलाएगी? क्योंकि अब यहाँ पे एक बात जो है वो स्पष्ट हमको दिखाई दे रही है कि मंत्री जी या जो भी और भी उनके विधायक हैं या जो भी हैं उनके नजदीकी, उनको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि अभी तो हम लोगों को एक नियमावली का भी बहाना है, कि हम लोग नियमावली प्रकाशित कर देंगे तब ये लोग और ज्यादा जो है वो एकजुट होकर के और धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे। तो धरना प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर तो आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रत्येक वीडियो में ये कहा है कि खोने के लिए मेरे पास में अब कुछ भी नहीं है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये नियमावली 2022 की जगह कहीं नियमावली 2023 ना हो जाए, इसके लिए हम सभी को कैसे एकजुट होना पड़ेगा और सरकार को घेरना पड़ेगा? देखिए, बचपन से हम लोग एक कहावत पढ़ते आए हैं कि अकेली लकड़ी है उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि उसकी पूरी गांठ को दिया जाए तो वो टूटेगी नहीं। बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है और बिहार ने ऐसे ऐसे क्रांति पैदा किए हैं, क्रांतिवीर पैदा किए हैं जो देश को हिला कर रख दिए हो, चाहे वो जेपी हो या प्रकाश नारायण का छात्र मूवमेंट हो या कोई और हो, मंडल कमीशन के विरुद्ध आंदोलन हो 1991-92 में। तो और शिक्षक अभ्यर्थियों का तो संघर्ष से पुराना रास्ता रहा है। हम लोग कहते आए हैं कि सीटेट पीटी है और उसके बाद जो लड़ाई लड़ी जाती है वो मेंस है, वो भी मेंस के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इसमें तनिक भी अभी घबराना नहीं है। हम चट्टानी एकता को प्रदर्शित करते हुए गर्दनी बाग में पहुंचे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का जो सत्र है उससे एक दिन पहले 22 अगस्त की जो आंदोलन हुई थी उसकी पुनरावृत्ति हम लोग कर दें। तो जो भी अभ्यर्थी जहां भी हैं अपने आप को माइंड सेटअप करें, माइंड मेकअप करें। रोटेशन चल रहा है गर्दनी बाग में, आपके जिले का कब आवंटन है आप उसको देखें और नहीं भी तो अपनी अंतरात्मा को जगाएं कि हमारे पास प्राइवेट नौकरी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। यदि इस बार नोटिफिकेशन आ गया, यदि आप चाहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स इसमें ना आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रति स्पर्धा और नहीं बढ़े, आपके मेरिट और नहीं बढ़े, तो आप अपने लिए लड़ें, किसी और के लिए नहीं। अपने माँ बाप के चेहरे को देख करके उनके बारे में सोच कर करके एक बार गर्दनी बाग में पहुंचे। जो लोग बिल्कुल ही असहाय हैं, जो महिलाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग गर्दनी बाग में नहीं पहुंच सकती हैं। आप आर्थिक सहयोग करें। आपके लिए अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, आपके लिए सर्द रातें गुजारने को तैयार हैं, आप आराम से घर में बैठे हैं, लेकिन कोई है जो आपके लिए लड़ रहा है। अनामिका जी हैं जो लगातार 25 दिन से गर्दनी बाग जा रही हैं। इनका चेहरा आप आज ठीक 1 महीना पहले के देखती तो ऐसा नहीं था। इनका वजन 5 से 6 किलो घटा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात की जानकारी है। तो वीरांगनाएं हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, तो सिर्फ आप इनको सैल्यूट बोल करके इनका हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं। कभी कभी इनका साथ देने गर्दनी बाग भी पहुंचिए। तो यही तमाम बातों के साथ आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को आप बहुत संजीदगी से उठाते रहे हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। अनामिका जी का भी धन्यवाद। आप इतनी कुशल वक्ता होने के साथ साथ अपना बहुमूल्य समय शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अर्पित कर रहे हैं और आपका नाम 7वें चरण के इतिहास में मुझे लगता है कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा है सर। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे कहा कि जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं जो पटना के गर्दनी बाग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको आर्थिक सहयोग बिल्कुल ही करनी चाहिए। मैंने अकाउंट नंबर जो है कम्युनिटी में पोस्ट किया था, वहां से जाकर के आप लोग जो भी सहयोग हो सके आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही संघर्ष किया जा रहा है। और एक बात यहाँ पर आपने अनामिका जी को कहा है, 6ठे चरण में हमारी मुन्नी शुक्ला बहन जी थी और यहाँ पर मैं अनामिका जी को देख रहा हूँ।
मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सबके पास में कुछ ना कुछ अलग से जो है ऊपर वाला क्वालिटी देता है, और इनके अंदर में वो सभी क्वालिटी दिखाई दे रही है जो एक वीरांगना के अंदर में होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अपनी बातों को रखने में ये घबराती नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इससे हम सभी को सीख लेना चाहिए, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी जरूरत के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं और सरकार से जैसे भी हो हम छीन करके उनसे ले सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात आपने कहा है सर। लास्ट में अनामिका जी, आप शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर हमारे भाई दीपांकर जी ने बोल दिया है उनके लिए। बिल्कुल सर, दीपांकर सर ने जैसा कहा है कि अगर सरकार हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं करती है तो हम लोग 22 अगस्त के जैसा करने के लिए विवश हैं। ये हम लोग की इच्छा नहीं है। सरकार हम लोगों से कहती है कि आप अपने धैर्य का परिचय दें, तो हम लोग पूरा का पूरा नवंबर गर्दनी बाग में धैर्य से वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कब तक। हॉलीडे प्लानिंग बॉलीवुड मूवी नहीं लगती? कहा ना जय, नहीं भैया पूल।